तो डे हाई के करीब ही निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है। 22,572 का स्तर है। सेंसेक्स करीब 685 अंकों पर। निफ्टी बैंक 800 अंकों की तेजी के साथ 1.5% का उछाल। डे हाई पर निफ्टी बैंक कामकाज करते हुए। ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप इंडेक्स तेजी में है, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ कामकाज कर रहा है। एडवांस क्लाइंट बेटर साइड पे मार्केट्स में देखने को मिला, लेकिन एक फर्म तेजी निफ्टी बैंक की जो कि सपोर्ट कर रही है निफ्टी को भी। अरुण मंत्री हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। अरुण जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक व्यू लूंगा, क्योंकि आज निफ्टी बैंक ड्राइविंग सीट पर है और निफ्टी को भी अच्छा सपोर्ट दे रहा है। आप कैसे रीड कर रहे हो बाजार को, निफ्टी को, निफ्टी बैंक को? देखिए, गुड आफ्टरनून सुमित जी। देखिए, ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही बुलिश ट्रेंड में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 22,500 के ऊपर निफ्टी कंटिन्यूअसली आज भी सस्टेन कर रहा है। तो हो सकता है जाते जाते 22,500 के जो कॉल राइटर्स है, जो इस वीकली कॉल राइटर्स की बात कर रहा हूँ, वो थोड़े प्रेशर में आते हुए नजर है और निफ्टी 22,600 620 तक एक रैली आज और एक्सटेंड करता हुआ नजर है। पर जहां तक टेक्निकल्स की बात है, 22,620 22,650 एक शॉर्ट टर्म हर्डल है, उसके ऊपर निकलेगा तो क्लियरली ऑल टाइम हाइस की तरफ हम जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो निफ्टी क्लियरली बाय ऑन डिप्स है। 22,520 22,550 आता है तो वहां पे डेफिनेटली निफ्टी को लॉन्ग करना चाहिए। 22,450 का स्टॉप लॉस रहेगा और 22,650 22,700 ये दो टारगेट्स क्लियरली निफ्टी में नजर आ रहे हैं। अगेन सुमित जी, आपने सही कहा, बैंक निफ्टी आज ड्राइविंग सीट पे है। आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट आने के बाद सभी प्राइवेट बैंक्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इवन एचडीएफसी कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल दोनों ही इंडेक्सेस अच्छे करने चाहिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बाय ऑन डिप्स की सलाह रही। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में बाय ऑन डिप्स की सलाह आपको आशीष जी दे रहे हैं, अरुण जी दे रहे हैं। अरुण सर, आपकी तरफ से अब इंडिविजुअल कॉल्स, कहां पर आप लॉन्ग हो? कोई शॉर्ट कॉल भी है क्या? मुझे शॉर्ट कॉल तो नहीं है, पर दोनों ही लॉन्ग साइड है। दोनों ही सेक्टर स्पेसिफिक मुझे लग रहा है दोनों काफी अच्छा करना चाहिए। एक तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, आज तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज काफी अच्छा करता हुआ नजर आ रहा है। तो आईओसी में बाई करने की सलाह रहेगी। 177 के आसपास चल रहा है तो स्टॉक को बाई करें। 173 का स्टॉप लॉस लगाए। 188 190 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है आईओसी में शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। सेकंड स्टॉक अगेन पीएफसी रहेगा। पीएफसी अभी तक चला नहीं है, पर मुझे लग रहा है ये स्टॉक अच्छे बेस फॉर्मेशन के बाद चलने के लिए तैयार है। 408 409 के पास बाई करें। 399 का स्टॉप लॉस रहेगा और 431 का टारगेट रहेगा। दोनों स्टॉक मुझे लग रहा है नेक्स्ट 4 से 5 दिन में अपने टारगेट तरफ बढ़ सकते हैं। तो आईओसी आज पूरा ओएमसीज वैसी तेजी में है, तो उसमें से आप आईओसी में खरीदारी करके चल सकते हैं। डे हाई के आसपास ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। और दूसरा पीएफसी, कल आरईसी के नंबर और सटीक पहले पीएफसी जो कि करीब 2-2.5 रुपये ऊपर कामकाज कर रहा है, और आप यहां पर भी लॉन्ग साइड में अपनी पोजीशंस को बनाकर चल सकते हैं। आगे भी मैं अरुण जी से बातचीत करूंगा, लेकिन एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। एचसीएल टेक के Q4 के नतीजे अनुमान से कमजोर रहे हैं। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 8% से ज्यादा घटा है। वहीं डॉलर आय में करीब 0.5% के आसपास की बढ़त रही है। FY25 के लिए रेवेन्यू गाइडेंस भी उम्मीद से कम रही है, 3% से करीब 5% के आसपास रही है। नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ एचसीएल टेक के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर प्रतीक अग्रवाल सर मौजूद हैं। प्रतीक सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। इस क्वार्टर में शायद नंबर्स से ज़्यादा लोगों को गाइडेंस से निराशा हाथ लगी है, क्योंकि बाकी कंपनियों में भी सेक्टर्स में जहां पर गाइडेंस को कट किया वहां पे स्टीप फॉल आया है। चौथी तिमाही के नंबर्स और गाइडेंस, इन दोनों को लेकर आप कैसे देख रहे हो? और क्या शॉर्ट टर्म प्रेशर है मार्केट्स में, या ये प्रिवेल करेगा अभी कुछ दिन? देखिए, हमारा पिछले 2 साल से अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, FY23 में भी हम जो लार्ज कैप कंपनीज हैं, जो टीयर 1 आईटी सर्विसेज प्लेयर्स हैं, उसमें हम सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाई हमारी सर्विसेज बिजनेस ने, 15.7% इन FY23। इस साल अगर FY24 को देखें तो हमारा ग्रोथ 5.4% रहा है सर्विसेज में, और टोटल कंपनी में 5% रहा है, जो कि अगेन ये जो टॉप 5 प्लेयर्स हैं या इवन बियॉन्ड देयर, दिस इज अमंग्स द हाईएस्ट। तो हमारा जो पिछले 2 साल से ट्रैक रिकॉर्ड है, इट इज द हाईएस्ट। जो हमने गाइडेंस दी है और हमने काफी एक्सप्लेन किया कि गाइडेंस कहाँ है, मुझे मालूम है कि लोग थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जो हम हालात इस समय देख रहे हैं, मैक्रो एनवायरनमेंट जिस तरह की देख रहे हैं, उसमें विजिबिलिटी कम है। हमने जो एज्यूम किया है कि जिस तरह से पिछला साल रहा है, FY24 रहा है,
उसी तरह से FY25 अगर रहा तो कितना ग्रो करेंगे। तो प्रतीक सर, एक चीज़ और, क्योंकि मार्जिन्स के ऊपर ये क्वार्टर में थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा है। गोइंग फॉरवर्ड सिचुएशंस कैसी रहेंगी, क्योंकि इनपुट कॉस्ट को आप सेट ऑफ करोगे, मतलब एट्रिशन को लेकर या एम्प्लॉय कॉस्ट को लेकर क्या सिचुएशंस हैं अभी, क्या स्टेबल मान के चले उन्हें? जो मार्जिन ट्रेजेक्टरी है पिछले 3 साल से हमारा गाइडेंस सेम है, 18 से 19%। पिछले साल भी हमने 18.2% डिलीवर किया, उससे पिछले साल भी 18.2 था, और हमने वही कैरी फॉरवर्ड किया है 18 से 19%। तो मेरे ख्याल से हम जाना चाहते हैं हायर नंबर्स के लिए, लेकिन जिस एनवायरनमेंट से हम निकल रहे हैं इस समय जो लो ग्रोथ बोला जाए 3 to 5% या 5%, 5.4% जो हमने पिछले साल में डिलीवर किया, ये तो लो ग्रोथ ही कहा जाएगा। तो इस माहौल में प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव करना मुश्किल है, लेकिन हमारी आगे की हम इसी में जुटे हुए हैं कि मार्जिन कैसे बढ़ाया जाए, बट वो अभी थोड़े दूर की बात है। तो एट्रिशन, जैसा कि आपने खुद ही कहा कि अब काफी स्टेबल हो गया है, पिछले 2 क्वार्टर या मे बी 3 क्वार्टर से वो 12.5% के लिटिल बिट फ्लक्चुएटिंग है। तो मेरे ख्याल से तो अब ये ही रहना चाहिए, बट अभी इसमें आगे का बोलना बड़ा मुश्किल है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट आई थिंक इट हैज स्टेबलाइज्ड। जी, तो थोड़ा स्टेबलाइज हुआ है एट्रिशन, लेकिन हाँ, मार्जिन को इंप्रूव करने के ऊपर कंपनी काफ़ी फोकस कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और नंबर से बातचीत करने के लिए, डिटेल्स में हमसे चर्चा करने के लिए। हालांकि स्टॉक में आज स्टीप रिएक्शन ज़रूर देखने को मिल रहा है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन ब्रेक के उस पार आज हम बातचीत करेंगे पीएम मोदी के इंटरव्यू की, कुछ बड़ी बातों की, एक्सक्लूसिव, सुपर में एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, उसी कुछ बड़ी बातों पर हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के उस तरफ। आप देख रहे हैं मीडिया मंत्रा और मार्केट्स डे हाई पर कामकाज करते हुए 790-800 अंकों की तेजी अब देखने को मिले निफ्टी बैंक में। और स्पेशली 2 मेजर कंट्रीब्यूटर आप लेकर आइए, एक है आईसीआईसीआई बैंक और दूसरा है टीसीएस। दोनों ही ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास अब कामकाज कर रहे हैं। 4% की तेजी आईसीआईसीआई बैंक में और नए रिकॉर्ड स्तरों पर ट्रेड करता हुआ। लाइकवाइज टीसीएस जहां पर भी खरीदारी अभी भी आई है और 1.5% ऊपर अब ये भी कामकाज कर रहा है। लेकिन अब एक और इंपॉर्टेंट और सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जहां पर चुनावी महासमर के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूज़ 18 नेटवर्क को स्पेशल इंटरव्यू दिया है। चुनाव के दौरान किसी नेशनल न्यूज़ चैनल के साथ ये प्रधानमंत्री मोदी का पहला इंटरव्यू है। ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी, न्यूज़ 18 लोकमत के एंकर विलास वड़े और न्यूज़ 18 कन्नड़ के एडिटर बीके हरिप्रसाद के साथ इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और विपक्ष पर करारा हमला किया है। विरासत टैक्स को लेकर पीएम ने कांग्रेस को घेरा है और इसके अलावा ओबीसी कोटे से मुसलमानों को आरक्षण देने के आरोप को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। आपने जो है राजस्थान में एक रैली में एक कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर एक डायरेक्ट अटैक किया। आपने ये तक कहा कि इनका एक स्कीम है जिससे कि ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ये पता लगाना चाहते हैं किसके पास कितनी जमा पूंजी है, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितना सोना है, सिल्वर है, चांदी है, और उसको वो मुसलमानों में और घुसपैठियों में बांट देना चाहते हैं। क्या ये थ्रेट इतना रियल है? क्या आपको ऐसा दिखता है? कांग्रेस का जहाँ तक मैनिफेस्टो है, कोई मुझे बताए क्या चुनाव के अंदर पॉलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो ये कोई शोपीस के लिए होते हैं क्या? सचमुच में तो मीडिया का काम है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो की बारीकी से जांच पड़ताल करें। मैं इंतजार कर रहा था कि मीडिया करे। पहले दिन मैंने एक कमेंट तो कर दिया था जी, मैं कोई आज कर नहीं रहा जी कि भाई मुझे मैनिफेस्टो देख करके लगता है कि इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। तो मुझे लगा कि मीडिया चौंक जाएगा, जो एनालिसिस करने वाले चौंक जाएंगे, लेकिन पता नहीं अब उनकी व्यस्तता कुछ और है। मैनिफेस्टो में उनकी तरफ से जो परोसा गया उतने ही गुड़ी गुड़ी उछालते रहे।
फिर मुझे लगता भी ये तो इकोसिस्टम का बड़ा मिली बगैर लगता है। अब मुझे सच्चाई लेकर ही जाना पड़ेगा। मैंने काफी 10 दिन इंतजार किया कि देश इस मैनिफेस्टो में जो बुराइयां हैं उसको कोई न कोई, क्योंकि निष्पक्ष तरीके से आता है तो अच्छा है। आखिरकार मुझे मजबूरन ये सच्चाइयां लेकर के आनी पड़ी। अब देखिए साहब, अब उनके एक महाशय ने अमेरिका में इंटरव्यू दे दिया जी, इनहेरिटेंस टैक्स। तो इनहेरिटेंस टैक्स की बात ले आए, 55% टैक्स आपकी प्रॉपर्टी। अब मैं विकास और विरासत की बात कर रहा हूँ, ये विरासत को लूटने की बात करते हैं। तो मैं और वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, और उनके आज तक का इतिहास है, वो करेंगे क्या? तो फिर मेरी जिम्मेवारी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं देशवासियों को बताऊं कि भाई ये इस दिशा में ले जा रहे हैं। अब आप तय कीजिए, जाना न जाना जनता जनार्दन का हक है, लेकिन मेरा दायित्व बनता है कि तथ्य के आधार पर, तर्क के आधार पर, उनकी हकीकतों के आधार पर मुझे बताना चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ। 2006 का एक वीडियो जो वायरल हो रहा है जिसमें मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि गरीब मुसलमानों का पहला अधिकार रिसोर्सेज पर है, ये उन्होंने साफ कहा है। आपने उसको मैनिफेस्टो में भी ये बात पॉइंट आउट की है कि ओबीसी रिजर्वेशन का जो है पार्ट लेकर वो मुसलमानों को दे देना चाहेंगे, और 2004 से 2014 के बीच में उन्होंने 4-5 बार ऐसा करने की कोशिश की भी है। अरे भाई, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है। जरा मेरा जवाब लंबा हो जाएगा, लेकिन देश के लिए मुझे बताना पड़ेगा। बताइए। आप कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए। 90 के दशक से ये मांग उठी है देश में। समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जिसको लगता था कि हमारे लिए कुछ होना चाहिए, उसके लिए आंदोलन हुए हैं। 90 से पहले कांग्रेस ने पूरी तरह इस बात को खारिज कर दिया, उसका विरोध किया, उसको दबाने की कोशिश की है। यानी 90 के पहले का उनका दशक है। फिर उनको जितनी भी कमीशन बने, जितनी कमेटियां बनाई, उसके भी रिपोर्ट्स ओबीसी के विचार के पक्ष में आने लगे। अब उनके सिफारिशों को भी वो नकारते रहे, रिजेक्ट करते रहे, दबाते रहे। 90 के दशक में उनको लगा कि भी अब इसको जरा उनकी वोट बैंक की राजनीति के अनुसार उसको टर्न दिया जाए। उन्होंने पहला पाप किया क्या? 90s के दशक में कर्नाटका में उन्होंने धर्म के आधार पर, आपको याद होगा, कर्नाटका में उन्होंने धर्म के आधार पर मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया। यानी देश के ओबीसी को नकारना, उस विचार को दबाना, उस विचार को रिजेक्ट करना, लेकिन राजनीति खातर मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर देना। केंद्र से कांग्रेस गई, 2004 तक ये प्लान ठप रहा, उनका इरादा पक्का नहीं हुआ। 2004 में वो फिर आए, तो आते ही आंध्र में मुस्लिम को ओबीसी कोटा ये देना तय कर लिया। मामला कोर्ट में जाके उलझ गया। अब ओबीसी के 27% जो आरक्षण में मिला हुआ है, भारत की संसद ने दिया है, संविधान के मूलभूत भावना के प्रकाश में दिया है। 27% शहद लगाने की उन्होंने तैयारी कर दी, डाका डालने की कोशिश की। 2006 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई थी, एनडीसी की। मनमोहन जी के बयान पर बहुत बड़ा हंगामा हो गया। 2 साल कांग्रेस पूरी चुप रही। 2009 के घोषणा पत्र में फिर से इसका जिक्र किया। 2011 में कैबिनेट नोट है इसका, 2011 के कैबिनेट नोट में ओबीसी के 27% हिस्सा डाका डाल करके उसमें से मुसलमानों को दे देना उन्होंने तय किया जी। 2012 यूपी चुनाव में भी उन्होंने इसकी एक असफल कोशिश की, फायदा नहीं हुआ। 2012 आंध्र हाईकोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया, कानूनी जजमेंट आ गया।
एससी में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। 2014 के घोषणा पत्र में भी धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही है, जबकि हिंदुस्तान का संविधान जब बना तब तो कोई आरएसएस वाले, बीजेपी वाले संविधान सभा में नहीं थे। बाबा साहब आम्बेडकर जैसे लोग बैठे थे, पंडित नेहरू जैसे बैठे थे, सरदार वल्लभ भाई बैठे थे, देश के कई महापुरुष बैठे थे। उन सब ने लंबे चिंतन के बाद तय किया था कि भारत जैसे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। 2024 के चुनाव में आप देख रहे हैं उनका मैनिफेस्टो, और मैंने कहा इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है, यानी मुस्लिम लीगी नीतियां उन्होंने अपनाना शुरू किया। अब ये जो उन्होंने स्थितियां बनाई हैं, मुझे बताइए कि देश के लोगों को ये जिस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिस प्रकार से लोग बाबा साहब आम्बेडकर को अपमानित करते हैं, एससी एसटी के आरक्षण पर भी खतरा, तलवार लटका देते हैं, ओबीसी का तो जीना मुश्किल कर देंगे। क्या मुझे देश की जनता को प्रशिक्षित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं सभी जो भी विद्वान लोग हैं, जो कलम के धनी हैं, जो निष्पक्ष हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि ऐसे समय देश को वो एजुकेट करें, सही चीजें बताएं। तो आज रात 9 बजे आप ये मेगा सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सीएनबीसी आवाज समेत न्यूज 18 नेटवर्क के सभी चैनलों पर देख सकते हैं। तो जुड़ना ना भूलिए और देखना ना भूलिए। इस बीच बैंक निफ्टी अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर करीब 49,062 के अब जोन्स पे कामकाज कर रहा है। 49,057 ये पुराना रिकॉर्ड था जिसको अभी अभी बैंक निफ्टी ने तोड़ा है, और अब 49,062 के जोन्स पे नए शिखर पर बैंक निफ्टी कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। 2% की तेजी और पूरा कंट्रीब्यूशन इसमें आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक जैसे बैंक्स का आपको दिखेगा। एक बार जरा तमाम बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर लेकर आइए, क्योंकि 2% की तेजी या नए रिकॉर्ड स्तरों पर जो बैंक निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है, इसमें आईसीआईसीआई बैंक करीब 4% की तेजी कंट्रीब्यूट करता हुआ, जो कि एक अच्छे नंबर्स के बाद यहां पर देखने को मिल रहा है। और एचडीएफसी बैंक भी स्लोली एंड स्टेडली थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन एक बढ़िया मूव आपको दिखाई पड़ेगा एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक के अंदर, एक्सिस बैंक के अंदर, जो कि मेजरली निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स के तौर पे दिखाई पड़ रहा है। तो एक अच्छी तेजी निफ्टी बैंक में बनी हुई है। नए शिखर पर निफ्टी बैंक कामकाज कर रहा है। उस नए शिखर में एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, ये कुछ ऐसे बैंक्स हैं जिनका मेजर कंट्रीब्यूशन आज के सत्र में आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। नए रिकॉर्ड स्तरों पर निफ्टी बैंक अब कामकाज करता हुआ दिख रहा है। ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक के उस पार न्यूयॉर्क कंपनी में हम बातचीत करेंगे। न्यूयॉर्क कंपनी में हमारे साथ और साथ ही साथ कुछ और मैनेजमेंट भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जिनसे हम चर्चा करेंगे आज उनके एक्सपेंशन प्लान को लेकर। और हमारे साथ एमडी एंड सीईओ अभिजीत चक्रवर्ती मौजूद रहने वाले हैं एसबीआई कार्ड के न्यूयॉर्क कंपनी में आज बातचीत करने के लिए। ब्रेक के उस पार उनसे चर्चा होगी, लेकिन अब 49,100 पर बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रेक के उस तरफ न्यूयॉर्क कंपनी।